अध्याय 2 जागरण की सुबह। स्टोन शेड गांव। एथर साम्राज्य के उत्तरी इलाके में घने जंगलों और छोटी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था स्टोन शेड। यहाँ करीब 300 घर थे। अधिकतर लोग खेती या लकड़ी काटने का काम करते थे। गांव का नाम एक पुराने पत्थर के शेड से पड़ा था, जहां सालों पहले एक शक्तिशाली स्पिरिट मास्टर ने आकर कुछ समय बिताया था। यही गांव का इकलौता गौरव था। बाकी दुनिया के लिए ये गांव बिल्कुल साधारण था, लेकिन यहाँ रहने वालों के लिए यही पूरी दुनिया थी। गांव के पूरब में एक छोटी पहाड़ी थी, करीब 100 मीटर ऊंची। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उस पहाड़ी की चोटी पर एक दुबली पतली आकृति दिख जाती थी। एक लड़का, लगभग 5-6 साल का। तेज हवाओं के बावजूद वह बिना हिले खड़ा रहता, मानो वह चट्टान का ही एक हिस्सा हो। उसकी त्वचा गेहूं के रंग की थी, हाथ पैर पतले, लेकिन उसमें एक अजीब सी मजबूती थी। उसके बाल थोड़े बिखरे रहते, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इस उम्र के किसी बच्चे में नहीं दिखता। गहराई, शांति और एक छुपा हुआ अनुभव, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो जो दूसरों ने नहीं देखा। ये लड़का था केलन। वही केलन जिसने 6 साल पहले वॉर्ड पीक से छलांग लगाई थी। वही केलन जो द साइलेंट क्लॉ का थर्ड शैडो था। वही केलन जिसके हाथों में फैंटम लॉर्ड्स ने आखिरी सांस ली थी। अब वह एक बच्चा था, स्टोन शेड गांव के लोहार एल्रिक का बेटा। लेकिन उसकी यादें बरकरार थीं। उसके हुनर बरकरार थे, भले ही कमजोर हो गए थे। और सबसे बढ़कर उसकी इच्छाशक्ति बरकरार थी। वह भी वही केलन था, बस एक नए शरीर में, एक नई शुरुआत के साथ। ईथर दृष्टि ईथर आए। हर सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले केलन उस पहाड़ी पर चढ़ जाता। वह एक चट्टान पर बैठता, अपनी सांसों को नियंत्रित करता और पूरब की ओर देखता। लेकिन वह ऊर्जा सोखने नहीं आता, वह देखना सीखने आता है। सूरज की पहली किरण क्षितिज को चीरती है, पहले लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर नीला सफेद। लेकिन उन सब के बीच एक बहुत हल्का बैंगनी किनारा होता है, जो केवल एक पल के लिए दिखता है, वो भी तब जब आकाश बिल्कुल साफ हो। केलन उस बैंगनी किनारे को ढूंढता है, उसे अपनी आंखों से पकड़ता है और फिर उसके बिना हिले डुले उसे देखता रहता है जब तक वह गायब न हो जाए। वह कोई ऊर्जा अब्जॉर्ब नहीं करता, वह सिर्फ अपनी आंखों को प्रशिक्षित करता है, कम रोशनी में तीखापन लाना, गति को धुंधला होने से पहले पकड़ना और रंगों के उन अंतरों को पहचानना जो आम इंसान नहीं देख सकता। पिछले जन्म में द साइलेंट क्लॉ के एक हत्यारे को अंधेरे में भी सुई गिरने की आवाज सुननी आती थी और उससे भी ज्यादा छुपी हुई हलचल देखनी आती थी। केलन वही कला इस नए तरीके से सीख रहा था, सूरज की रोशनी के उस बैंगनी किनारे को पकड़कर। 3 महीने में उसकी आंखों की पुतलियों के किनारों पर हल्की बैंगनी चमक दिखने लगी थी। यह कोई ऊर्जा नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों की मांसपेशियों और रेटिना के तीखेपन का परिणाम था। जैसे कोई तीरंदाज बार बार अभ्यास से अपनी नजर तेज कर लेता है। वह अभी भी लेवल 4 पर था। उसकी स्पिरिट पावर में कोई बदलाव नहीं आया था और नहीं आना चाहिए था। ईथर विजन का उससे कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ उसका पिछले जन्म का हुनर था जो इस दुनिया के नियमों के अनुसार ढल रहा था। लोहार का बेटा केलन पहाड़ी से नीचे उतरा। उसकी चाल फुर्तीली थी, वह पत्थरों और जड़ों को इतनी आसानी से क्रॉस कर लेता था जैसे कोई अनुभवी योद्धा। पिछले जन्म के सिलेक्टेड रास्तों और छुपी हुई चालों की यादें उसकी हर हरकत में दिखती थी, भले ही उसका छोटा शरीर अभी उन्हें पूरी तरह संभाल नहीं पाता था। वह गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित अपने घर पहुंचा। 3 कमरों का एक मिट्टी ईंटों का मकान, जिसके दरवाजे पर एक लकड़ी की तख्ती लगी थी जिस पर हथौड़े की नक्काशी थी। ये लोहार का निशान था। दीवारों पर औजार लटकते थे, हथौड़े, चिमटे, सांचे, सब कालिक से ढंके हुए, लेकिन फिर भी उपयोग में लाने लायक। केलन के पिता एल्रिक गांव के एकमात्र लोहार थे, लेकिन एल्रिक कोई साधारण लोहार नहीं था, कम से कम केलन को ऐसा लगता था। पिछले 6 साल में उसने अपने पिता के हाथों की मजबूती, उनकी नजर की सटीकता और कभी कभार बोले गए उन शब्दों को देखा था जो किसी आम ग्रामीण के नहीं लगते थे। कभी कभी एल्रिक किसी धातु के टुकड़े को देखकर उसकी अशुद्धियों का सही अंदाजा लगा लेता था। ऐसा सिर्फ वे लोग कर सकते थे जिन्होंने सालों तक आग और धातु के साथ काम किया हो। लेकिन एल्रिक अब बूढ़ा दिखता था। उसके कंधे झुके हुए, आंखों में सुस्ती और हर शाम वह शराब पीता था। केलन की मां की मौत उसे जन्म देते ही हो गई थी। यही कारण था कि एल्रिक ने अपना रास्ता खो दिया था। केलन ने कभी अपनी मां का चेहरा नहीं देखा था, सिर्फ एक पुराना धुंधला चित्र जो एल्रिक ने अपने तकिए के नीचे रखा था। केलन ने घर के अंदर कदम रखा। रसोई में चावल का दलिया बन रहा था। उसने सुबह जाने से पहले ही कढ़ाई चढ़ा दी थी। उसने 2 कटोरे निकाले, दलिया डाला और बुलाया, पिताजी खाना तैयार है। कुछ देर बाद भीतर के कमरे से एल्रिक बाहर आया। उसके कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए और शराब की गंध उसके शरीर से लिपटी हुई थी। उसने बिना कुछ कहे कटोरा उठाया और एक ही घूंट में दलिया पी गया। फिर उसने केलन की ओर देखा, सुस्त नजर से, लेकिन उसकी नजर कुछ सेकंड रुकी, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। आज तुम्हारा जागरण समारोह है। यह कोई सवाल नहीं था, यह एक बयान था। हाँ पिताजी, ग्राम प्रधान लेने आएंगे। एल्रिक ने सिर हिलाया। तुम लोहार का काम सीखना चाहते हो? उससे पहले ये देख लेना अच्छा होगा कि तुम्हारी स्पिरिट पावर कितनी है। उसने कोने में रखे कच्चे लोहे के एक बड़े टुकड़े की ओर इशारा किया। वह टुकड़ा बिल्कुल अशुद्धियों से भरा हुआ था, भूरा सा, बिना किसी चमक के। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे एक साधारण लोहे का टुकड़ा 10,000 बार हथौड़े से पीटना पड़ा था। उसके बाद ही मुझे लोहारी सिखाई गई। अगर तुम सीखना चाहते हो तो वही करो। केलन ने लोहे के टुकड़े को देखा। पिताजी, मैं करूंगा। उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, सिर्फ एक शांत संकल्प। पिछले जन्म में उसने सबसे कठिन गुप्त हथियार बनाने के लिए 10 साल लगा दिए थे। 10,000 बार हथौड़ा चलाना, वह इसे महज एक अभ्यास समझता था। उसके लिए यह एक साधना थी, एक तपस्या। उस दिन से कुटिया के पिछले हिस्से में धौंकनी की आवाज और लोहे पर हथौड़े की टक्कर गूंजने लगी। केलन हर दूसरे दिन वहां जाता, कोयला जलाता, लोहा तपाता और हथौड़ा चलाता। 100 बार, 500 बार, 1000 बार। धमाकों की आवाज सुबह से शाम तक सुनाई देती थी। 11 दिन बीत चुके थे।
उसने 8,000 से अधिक बार हथौड़ा चलाया था। उसके हाथों पर छाले नहीं हुए थे क्योंकि उसके पिछले जन्म की एक तकनीक उसकी हथेलियों को सख्त बनाती थी, हालांकि अब वह बहुत कमजोर स्तर पर थी। फिर भी हर चोट के साथ उसकी बाहों में दर्द उठता था, लेकिन वह रुकता नहीं था। लोहे का वह टुकड़ा अब अपने मूल आकार के 1/3 से भी कम रह गया था और वह चमक रहा था जैसे उसकी आत्मा निखर आई हो। अशुद्धियां झड़ चुकी थीं और उसमें एक धात्विक चमक आ गई थी। लेकिन आज काम बीच में ही छोड़ना पड़ा क्योंकि केलिन, बेटा कहाँ हो? गांव के मुखिया बूढ़े ओरिन की आवाज बाहर सुनाई दी। जागरण समारोह। ओरिन 60 साल से अधिक उम्र के थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी चमक थी। उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहने थे और उनकी दाढ़ी बनी हुई थी। आज का दिन गांव के लिए महत्वपूर्ण था। केलिन बाहर आया। नमस्ते ग्राम प्रधान जी। ओरिन ने केलिन के सिर पर हाथ रखा, एक पुराना आशीर्वाद। आज तुम्हारा बड़ा दिन है। नॉर्डिंग शहर से एक स्पिरिट मास्टर आए हैं, वह तुम सब बच्चों को जागरण कराएंगे। चलो देर मत करो। केलिन ने अपने पिता की तरफ देखा। एल्ब्रिक ने कोई उत्साह नहीं दिखाया, बस हाथ हिलाया जैसे कह रहा हो जाओ। कोई गले नहीं लगाया, कोई सीख नहीं दी, बस वही सूखा इशारा। पूरा गांव के चबूतरे पर इकट्ठा हुआ। करीब 10 बच्चे इस साल 6 साल के हुए थे। केलिन उनमें से एक था। चबूतरे के बीच में एक पत्थर का मंच था जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे। वे चिन्ह स्पिरिट पावर को पकड़ने और मापने के लिए बनाए गए थे। और उस मंच के ठीक सामने एक अजनबी खड़ा था। वह एक मध्यम उम्र का व्यक्ति था, लगभग 40 का। उसने साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने थे और उसकी छाती पर एक बैज था जिसमें एक क्रिस्टल की नक्काशी थी। ये नॉर्डिंग सिटी स्पिरिट हॉल का प्रतीक था। वह मास्टर लिन थे, स्पिरिट हॉल द्वारा भेजा गया एक अनुभवी स्पिरिट मास्टर। उनका काम था गांव के बच्चों की स्पिरिट पावर को जगाना और उसका माप लेना। वह कोई प्रसिद्ध शिक्षक नहीं थे, लेकिन अपने काम में निपुण थे, ठीक वैसे ही जैसे हर साल सैकड़ों गांवों में होता था। मास्टर लिन ने बच्चों की ओर देखा। उनकी आवाज पूरे चबूतरे पर गूंजी। बच्चों, एक एक करके इस मंच के केंद्र में आओ। अपना दाहिना हाथ इस पत्थर पर रखो। अपने मन को शांत रखो। तुम्हारे अंदर जो भी स्पिरिट पावर है वह इस पत्थर को रिएक्ट कराएगी। ध्यान रखना, अभी तुम में से किसी के पास सोल कार्ड का स्लॉट नहीं खुला है। स्लॉट तभी खुलेगा जब तुम लेवल 10 पर पहुंचोगे। आज सिर्फ तुम्हारी जन्मजात स्पिरिट पावर मापी जाएगी। बच्चों में हल्की सी हलचल हुई, कुछ उत्सुक थे, कुछ डरे हुए। एक एक कर बच्चे आगे बढ़े। कुछ के हाथ से हल्की बेरंग चमक निकली, एक पीली सी झिलमिलाहट जो बुझने वाली थी। कुछ के हाथ पर कुछ भी नहीं हुआ, उनकी स्पिरिट पावर इतनी कमजोर थी कि पत्थर उसे पकड़ ही नहीं पाया। मास्टर लिन ने हर बच्चे के माथे पर हाथ रखकर उनकी स्पिरिट पावर का स्तर बताया। ज्यादातर लेवल 0 या 1 पर थे, कोई भी 2 से ऊपर नहीं गया। फिर केलिन की बारी आई। वह मंच पर चढ़ा। उसका चेहरा शांत था, बिल्कुल शांत, मानो वह किसी लड़ाई से पहले हो। उसने अपने आसपास की भीड़ पर ध्यान नहीं दिया, न माताओं की उत्सुक निगाहों पर, न अन्य बच्चों की ईर्ष्या भरी नजरों पर। उसने अपना दाहिना हाथ केंद्रीय पत्थर पर रखा। पल भर के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन केलिन ने अपने भीतर उस अनुभूति को ढूंढा, वह गर्मी जो वह हर सुबह बैंगनी प्रकाश के साथ खींचता था। वह सिर्फ उस ऊर्जा को अपनी आंखों तक सीमित रखता था, लेकिन अब उसने उसे नीचे, अपनी छाती तक, अपने हाथ तक, पत्थर तक धकेल दिया। यह एक ऐसा काम था जो उसने कभी नहीं किया था और उसे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं। अचानक पत्थर में से एक हल्की ग्रे रोशनी फूटी। बहुत हल्की, बहुत पतली, लेकिन साफ। वह ग्रे रंग धीरे धीरे और अधिक चमकने लगा, पूरी तरह स्थिर, उस बेरंग चमक से अलग। मास्टर लिन की आंखें थोड़ी फैल गईं। ग्रे, ये रंग 100 से 1000 साल के फैंटम को दर्शाता है, लेकिन तुम्हारे मामले में ये तुम्हारी जन्मजात स्पिरिट पावर की गुणवत्ता है। बच्चे, तुम्हारी स्पिरिट पावर का स्तर 4 है, सीधे लेवल 4। गांव में हलचल मच गई। एक 6 साल का बच्चा, बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के, सीधे लेवल 4। ये बहुत दुर्लभ था। गांव के बुजुर्गों ने सालों में ऐसा कभी नहीं देखा था। माताएं फुसफुसाने लगी, पिताओं ने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ को ईर्ष्या हुई, कुछ को गर्व। लेकिन केलिन का मन शांत था। उसे पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। उसके पास अभी कोई सोल कार्ड स्लॉट नहीं था। वह लेवल 4 पर था और लेवल 10 तक उसे अपनी स्पिरिट पावर बढ़ानी थी, तभी उसका पहला स्लॉट खुलेगा और तभी वह पहला फैंटम कैप्चर कर पाएगा। यह एक लंबा रास्ता था, 6 लेवल का अंतर, लेकिन उसने पहले भी कठिन रास्ते तय किए थे। मास्टर लिन ने केलिन के कंधे पर हाथ रखा। तुम में काबिलियत है बच्चे, यहाँ गांव में रहकर तुम ज्यादा प्रशिक्षण नहीं ले पाओगे। मैं तुम्हें सलाह दूंगा, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओ तो नॉर्थ ईस्ट अकादमी में प्रवेश ले लेना। एथा साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित यह अकादमी उन सभी प्रतिभाशाली बच्चों को प्रशिक्षण देती है जो स्पिरिट मास्टर बनना चाहते हैं। वहाँ के शिक्षक अनुभवी हैं, खासकर एक शिक्षक जिन्हें हर कोई टीचर कहता है। वह तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। केलिन ने सिर हिलाया। वह शब्दों में कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मन में, मैं जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे और मजबूत बनना होगा। 10,000वां हथौड़ा। शाम ढलते ढलते केलिन घर लौटा। एल्ब्रिक कुटिया के दरवाजे पर बैठा था। आज शराब का कोई निशान नहीं था उसके पास, बस एक खाली कटोरा और उसकी थकी हुई आंखें। क्या हुआ? उसने पूछा, जैसे वह पहले से ही जानता था। मेरी स्पिरिट पावर लेवल 4 है पिताजी। मास्टर लिन ने कहा कि मैं नॉर्थ ईस्ट अकादमी जा सकता हूँ। वहाँ एक शिक्षक है, टीचर सू। एल्ब्रिक चुप रहा। उसने अपनी कठोर उंगलियों को आपस में गूंथा, वे उंगलियां जिन्होंने हजारों हथौड़े संभाले थे, और फिर बोला, केलिन, तुम में कुछ है जो मुझ में कभी नहीं था। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ खोया है, पर तुम अभी भी भूखे रहकर भी हंसते हो। तुम्हारी वो आंखें। वह रुका, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। तुम कहीं बहुत दूर जाओगे। उससे पहले तुम्हें वो 10,000 हथौड़े पूरे करने होंगे, समझे? केलिन मुस्कुराया, हल्का सा, पहली बार इस जन्म में इतनी गहरी मुस्कान। वह मुस्कान दर्द और संकल्प दोनों को छुपाए हुए थी। पिताजी, मैं कल सुबह 10,000वां हथौड़ा मारूंगा।
उस रात चांद की रोशनी में लोहार की कुटिया से हथौड़े की आवाजें आती रहीं देर तक। बार बार, लगातार, बिना रुके। हर चोट के साथ केलिन के हाथ झंझना उठते थे, लेकिन वह रुकता नहीं था। उसने एक गिनती रखी थी, 9000, 9001, 9002। वह सोच रहा था कि यह सिर्फ एक लोहार की परीक्षा नहीं थी, यह उसके पुराने जीवन और नए जीवन के बीच एक पुल था। हर हथौड़े के साथ वह अपने पिछले जन्म के अहंकार को तोड़ रहा था और इस जन्म की तपस्या को ढाल रहा था। और जब आखिरी 10,000वीं चोट लगी तो लोहे के उस टुकड़े ने एक अजीब सी हल्की सुनहरी चमक बिखेरी, मानो वह जीवित हो गया हो। वह चमक केलिन के चेहरे पर पड़ी, उसके पसीने को सोने जैसा बना दिया। एल्ड्रिक ने दरवाजे से झांका। उसकी आंखों में कुछ चमक आया, शायद गर्व, शायद यादें, शायद कुछ और जिसे वह कभी शब्द नहीं दे पाया। फिर वह चुपचाप अंदर चला गया, लेकिन इस बार उसकी पीठ थोड़ी सी सीधी थी। और केलिन थका हुआ, पसीने से तर, लेकिन संतुष्ट, उसने अपनी हथेली देखी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन मजबूत थीं। वह अभी भी लेवल 4 पर था। लेवल 10 तक का रास्ता लंबा था, 6 लेवल, और उसके बाद पहला स्लॉट, पहला फैंटम, एक नई शुरुआत। लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसके पास समय था, उसके पास यादें थीं, और अब उसके पास एक लक्ष्य भी था। अध्याय समाप्त।